नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स और आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेरीज, आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं, कोई क्वेरीज, क्योंकि देखिए एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बना हुआ है ना उसे हम बदल नहीं सकते, बट उसे हमें अच्छे से समझना है और ऐसे लिंक कराना है कि आपको याद हो जाए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। समझना यहाँ पे है, याद यहाँ पे करना है, फिर एक समय के बाद हम आपके पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे या आप कहीं पे भी जुड़े हुए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और आप क्वालिफाई करेंगे। मेन मोड है कि आपके पास क्वालिटी नॉलेज होनी चाहिए। तो लास्ट सेशन में एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट की। उन्होंने ये बोला कि मैडम आप जब एक्ट आगे पढ़ाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट लेक्चर में आपने जो जो कवर कराया है उसको एक ब्रीफ रिकॉल करा दीजिए ताकि हमारा एक और रिवीजन हो जाएगा। तो उनका ये जो रिक्वेस्ट था मैंने एनालिसिस किया कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए और इसलिए आज से उस बात को हम इंक्लूड करेंगे अपने लेक्चर्स में। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस लेक्चर के बाद कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज रह जाते हैं तो आप उसको पूछेंगे हमसे। अगर आपको कुछ ओपिनियन या सजेशंस देने, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स ने हमें दिया, हमने फिर वोटिंग ली और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को फेवर किया कि हम जो लास्ट लेक्चर में कवर किए उसको कंटिन्यू कराएं, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू हम एक्ट ऑफ 1861 देखेंगे, लेकिन संग संग हम रिवाइज करेंगे कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट सेशन में आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। 1858 एक्ट में जो पास हुआ था, उसका पास होने का मेनली रीज़न यही था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को एक धक्का सा दे दिया कि ऐसा क्या हो गया, और उस वजह से वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आए। ब्रिटिशर्स के ऊपर काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया ने जो इंडियन जो सिपाही म्यूटनी हुई, इससे जो इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो इसके थ्रू डबल गवर्नमेंट का रोल ख़त्म हो गया जिसको कंपनी अपॉइंट करती थी, क्योंकि कंपनी का ही रोल ख़त्म हो गया और अब जो कुछ भी होना था वो मैजेस्टी से डायरेक्ट इंटरलिंक होके होना था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी चले गए, अब आ गए वाइस रॉय ऑफ इंडिया, बस नाम चेंज हुआ, वाइस रॉय ऑफ इंडिया आ गए। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपॉइंट हुए, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके पास भी कई अथॉरिटीज़ चली गई, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि ये सारी वजह थी जो रिवॉल्ट हुआ ना 1857 में, उसने बहुत ज़्यादा ही पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया था। तो जो हमारा पहला गवर्नर जनरल या वाइस रॉय इंडिया था उसने कान मरोड़ा था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल हिला के रख दिया, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को लाया गया एज अ फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो पहले वॉइस ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। और जैसे कंपनी एंड हुई वैसे डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी एंड हुआ, जो कि आया था पिट इंडिया एक्ट के थ्रू, ठीक है। और एक नई ऑफिस बनी सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और इसको कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल दे दिया गया। एक काउंसिल स्टैब्लिश हुई, क्योंकि अब तो क्राउन को सारी चीज़ें बतानी थी, तो एक काउंसिल स्टैब्लिश हुई जिसमें 15 मेंबर थे जो कि सेक्रेटरी स्टेट को मदद करते, उनको असिस्टेंस देते। ये जो काउंसिल थी ये एडवाइजरी थी, एडवाइजरी यानी वो ओपिनियन देगी, मानना ना मानना क्राउन के ऊपर था, ठीक है। तो ऑप्शनल था वो, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरी है वो उस काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। और जो पहला आपका वॉइस रॉय सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो पहला सेक्रेटरी, ठीक है, जो सर खाएगा वो है स्टेनली, ठीक है। लॉर्ड स्टेनली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू, जो एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसकी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी एंड हो जाता है, ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो जो दो रोल था गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय, वो अब एक ही होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, ठीक है। और जो वॉइस रॉय और गवर्नर होते हैं बहुत सारी वेरियस प्रेसिडेंसीज को, वो क्राउन के थ्रू ही अपॉइंट होंगे अब, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट एक्ट जो हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आई होप आपको रिकॉल हो गया, आपने क्विक रिवीजन ले लिया कि क्या था। पूरी स्टोरी चेंज कर दी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। उसके बाद जो आता है, अब धीरे धीरे ये जो एक्ट लेकर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसमें कई चीज़ें बाद में धीरे धीरे चेंज लाते गई और धीरे धीरे जो है
गवर्नमेंट को एहसास होता गया कि अब कुछ इंडियंस को भी इंक्लूड करने हैं, अपना जो पाँव दबा के रखा है हमने इंडिया में उसको थोड़ा और मजबूत करना है, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज उसको मजबूत करना है। तो चलिए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। सो आपके सामने प्रोविजंस हैं। तो एक्ट में कोई चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और तुरंत यहीं पे याद करके जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन भी इसी वीडियो के थ्रू करना है आपको, लेकिन रिवीजन के लिए एक सजेशन, वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर लेंगे ताकि आपको क्विक रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला कि ये जो काउंसिल एक्ट है 1865 ने, इसने बिगनिंग कर दी थी एक न्यू एरा की। क्या चीज़ की? कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनेगा जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस में अब इंडियंस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो इट्स मार्क द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस, ठीक है, फॉर लॉ मेकिंग थिंग्स, ठीक है। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि वॉइसरॉय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब नया नाम आ गया एक तरीके से वॉइसरॉय का, वो नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को, सॉरी। और वो जो इंडियंस होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा, वो केवल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ताकि काउंसिल बढ़े और लोगों को क्या है ना, टॉफी दिखा दी इंडियंस को कि देखो मैं आप लोगों में से किसी को नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो एक्सपेंड की काउंसिल को बढ़ाया गया, पहले 15 थे अब बढ़ाया गया, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस को इनवाइट किया गया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जो पहले हमारे वॉइसरॉय थे जिन्होंने कान मरोड़ा था वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो अब 1862 तक जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो उस समय के वॉइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को चूज किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है अब 3 इंडियंस आ जाते हैं। क्या नाम था उनका? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। फैक्ट है, कैसे याद करें? काई के बान बनारस वाला, भाई पहले तो बनारस को लेंगे, गंगा जी के पास जाएंगे और परमिशन लेंगे, इसीलिए राजा ऑफ बनारस। फिर उसके बाद जब राजा आ गया तो महाराजा को तो लाना पड़ेगा, तो पटियाला पैक तो चढ़ाना ही पड़ेगा। सो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला। अब जब बनारस में गंगा जी से होकर आए, वहाँ के राजा को लेकर आए और महाराजा ने पटियाला पैक चढ़ाया, तो दिन और रात दिख गई, सर दिनकर राव। ये सिर्फ ट्रिक है ताकि आपको एक बार में याद हो जाए, इस स्टोरी से याद हो जाए। वो शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं जिसको रिवाइज करना पड़े, इसीलिए स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। तो 3 लोग को लॉर्ड कैनिंग ने जो है अपॉइंट किया था, लॉर्ड कैनिंग जो वहाँ के वॉइसरॉय थे, नॉमिनेट किया था। ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि नॉमिनेटेड है कि नहीं ये पूछा था, तो नॉमिनेट किया था 3 इंडियंस को, ठीक है, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, बार बार बोल रहे हैं। खाई के पान बनारस वाला और पटियाला पैक लगा के जिसने दिन रात दिखा दी, सर दिनकर राव। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, इसी एक्ट के थ्रू अब सारा इन्होंने ना लीगल पावर कंट्रोल कर लिया था डर के मारे, एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू, ठीक है। रिवॉल्ट हो गया था क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के थ्रू अब धीरे धीरे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दी। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स लीगल पावर जो है ना वो स्टेट को देना शुरू कर दिया फिर से, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से छीन लिया गया था, उन्हें अब वापस देने लगे। किसको किसको वापस दिया? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनका जो लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉ बनाने का पावर जो है वो देना शुरू कर दिया। जिसको छीना किसने था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने वो पावर छीना था, जो वापस आ रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 से 1858 से क्यों नहीं आया? भाई उस समय तो झटका लगा था, झटके से निकलना पहले जरूरी था, फिर देखते लीगल वीगल मैटर, है ना। तो इसीलिए उस समय सिर्फ क्राउन अपना राज संभाल रहे थे और सारी चीज़ों को फटाफट चेंज कर रहे थे कि पहले अपने घर में बाउंड्री तो लोग कर ले, तो अब बाउंड्री हो गई, अब इनर वर्क हो रहा है। तो अब धीरे धीरे जो है डिसेंट्रलाइज यानी पावर को रीस्टोर किया जा रहा है। कौन सी? लीगल पावर को। सबसे पहले बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनका पावर वापस दिया गया है। इसका मतलब एक और टर्म यूज होता है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, यानी लॉ बनाने का पावर, एक्ट बनाने का पावर, उसको डिवॉल्व यानी वापस देना या टुकड़ों में ऐसे सबको आपस में बांट देना, डिवॉल्यूट करना। और इसको और क्या बोल सकते हैं,
डिवोल्यूशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, टीम में बांटना, सब में आपस में सब अपना अपना देखो लीगल पावर, ठीक है। सो ये किसके थ्रू आता है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका मतलब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी बन गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की वजह से, वो अब खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी थी जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू आई थी, ठीक है, उस समय ही पहली पहली बार आई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, ठीक है, जो कि चार्टर एक्ट में पहुंच के बिल्कुल आसमान छू दिया था उसने, ठीक है। वो अब खत्म हो रही है। अब फिर से क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो रहा है, फिर से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी सब कुछ डिवाइड हो रहा है आपस में, अपना अपना काम लीगल मेकिंग का खुद देखो, ठीक है। जो कि शुरू हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से और पीक पे पहुंच गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, ठीक है। और उसके बाद एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है जो कि बंगाल में होती है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में होती है और पंजाब में होती है। यानी इन तीन जगहों पे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लॉ बनाने की काउंसिल, कहाँ? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब, ठीक है। बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब, ठीक है। बीपी, आपका बीपी जो है इस एक्ट के थ्रू चेंज हो रहा है, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब। दिस इज अ शॉर्टकट। आपके पास कोई और खूबसूरत सा शॉर्टकट होगा ना तो वो बता देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। तो सीक्वेंस भी याद रखेंगे। सबसे पहले 1862 में बंगाल में प्रोविंस बना, फिर 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आपका बना उधर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, फिर 1897 में पंजाब में। तो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना, मैं जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ, मैप देखोगे तो यहाँ पे समझिए आपका ये हो गया बंगाल, फिर ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फिर इस तरफ आ गया आपका पंजाब, ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है। सो बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड आपका पंजाब, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में जो है आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है नया स्टैब्लिश्ड होता है, ठीक है, बाय द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और इस एक्ट ने एक और चीज़ की होती है कि इसने जो वॉइसरॉय है ना उसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है। वॉइसरॉय को रूल और ऑर्डर बनाने के लिए बोल दिया गया कि बिजनेस से रिलेटेड आप रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाओ, तो उसको ज़्यादा ही चढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसने एक पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आता है, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि वॉइसरॉय कौन था? वॉइसरॉय कौन था जिसने कान मरोड़ा था बाय द एक्ट ऑफ 1857? वही है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तुरंत ही बना है। आप ये देखो 1857 में रिवॉल्ट हुआ, 1858 में एक्ट बना है, फिर तुरंत 3 साल के अंदर आपका जो है 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना। क्यों? क्योंकि अभी डर बना हुआ है, तो चीज़ें फटाफट बैलेंस करेंगे, इंप्रेशन डालेंगे, ठीक है। सो पोर्टफोलियो सिस्टम आता है। क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम? पोर्टफोलियो सिस्टम मीन्स अपना अपना बक्सा, अपना अपना बॉक्स बना लो। कौन इंट्रोड्यूस करेगा? वही लॉर्ड कैनिंग जिसने कान मरोड़ा था, ठीक है, इन 1859 में लेकर आता है पोर्टफोलियो सिस्टम। कई बार ना एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आप बैठ रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीरीज में अरेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए पोर्टफोलियो सिस्टम जो है लॉर्ड कैनिंग लाता है 1859 में, ठीक है। 1859 में लॉर्ड कैनिंग लाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। क्या है ये सिस्टम? भाई ये सिस्टम मेनली ये है कि हर मेंबर को बोल दिया कि अपने अपने डिपार्टमेंट का अपना पोर्टफोलियो संभालो, ठीक है। इसमें जो है जो मेंबर होते हैं वॉइसरॉय काउंसिल, वो इंचार्ज होते हैं एक और दो डिपार्टमेंट के ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और फाइनल ऑर्डर इशू करते हैं सब काउंसिल के बिहाफ में, ठीक है, कि भाई हर डिपार्टमेंट अपना अपना डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली संभालें, ठीक है, एंड देन वॉइसरॉय उनसे रिपोर्टिंग लेंगे, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, ये एम्पावर करता है वॉइसरॉय को कि ऑर्डिनेंस इशू करे। ऑर्डिनेंस क्या होता है अभी मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, आगे फ्यूचर लेक्चर में इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑर्डिनेंस एक तरीके का एक्ट है बट रोल थोड़ा सा छोटा है इसका, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस क्या है? ये ऑर्डिनेंस बनाने का पावर भी वॉइसरॉय को दे दिया जाता है कि इमरजेंसी आ जाए तो सर आप वॉइसरॉय आप इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस पास कर दो, लेकिन उसकी लाइफ केवल कितनी रहती है? 6 महीने, 6 मंथ ही लाइफ रहती है उस ऑर्डिनेंस की, ठीक है। तो ये जो 6 मंथ है वो जो ऑर्डिनेंस बनेगा केवल 6 महीने तक बनेगा, फिर वो रिवाइज कर सकता है फिर से, ठीक है।
वॉइसरॉय को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा दिया, ओवर रूलिंग पावर दे दी है काउंसिल के ऊपर, ठीक है। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर देखो कितनी चीज़ें हो गई हैं। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे बाय द एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, जो ब्रिटेन में, वो डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक्ट को, ठीक है। जो गवर्नर जनरल काउंसिल ने बनाया उसका मेन पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास चला जाता है, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कैलकाटा की, उसके पास बहुत ही एक्सटेंसिव पावर होता है कि पूरे भारत, जो ब्रिटिश इंडिया है उसके केस में कैलकाटा जो डिपार्टमेंट है वो लॉ बना सकता है, ठीक है। सो कितनी फैक्चुअल बातें हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी, बार बार उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैडम क्या गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय एक हैं क्या? तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद चीज़ें चेंज हुई थी। तो जो गवर्नर जनरल थे उनको एक नया डेजिग्नेशन दिया गया एज अ वॉइसरॉय, ठीक है। और ये जो वॉइसरॉय थे ना, वो सरकार का पार्ट नहीं थे, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट थी, ठीक। और ये जो एक्ट आया था 1858 ने, इसने प्रोवाइड किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और वॉइसरॉय तो एक तरीके से नाम चेंज हुआ है बाय दैट एक्ट, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो आया है आपका 1858 से, और नाम चेंज हुआ है टू दी वॉइसरॉय लेवल, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ना, ये सारे जो फैक्ट्स आपको एग्जैक्टली मेमोराइज करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हेल्प करेंगे, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या क्या लेकर आया, ठीक है। सबसे पहले ये एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन लाया जहाँ पे आप इंडियंस आएंगे लॉ बनाने के लिए, ठीक है। वॉइसरॉय इन्हें नॉमिनेट करता है, ठीक है, लेकिन कैसे? एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, और इस वजह से काउंसिल के नंबर्स भी बढ़ जाते हैं, जो पहले 15 थे अब बढ़ जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग थे हमारे पहले वॉइसरॉय, ठीक है, जो कि 1850 एक्ट में के थ्रू आए थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। वो 1862 में 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। कौन कौन है वो? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, यानी खाई के पान बनारस वाला, पी के पटियाला पैक, दिन रात आपको दिखा देगा। अब ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, वो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है। जो लीगल पावर है वो बॉम्बे के पास और मद्रास के पास वापस चली जाती है, जो कि उनसे छीन ली गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, ठीक है। सो एक तरीके से इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन शुरू हो गया है, इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई है, आज़ादी दे गई है, अपना लॉ खुद से बनाना शुरू कर दें, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था सेंट्रल टेंडेंसी, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में शुरू हुआ था, जो कि अपने पीक पे पहुंचा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे। बंगाल में बने, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बना, फिर पंजाब में बना, इसी सेम सीक्वेंस में 1862, 1886 एंड 1897 में, ठीक है। एम्पावर किया गया वॉइसरॉय को कि वो रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सकते हैं, ताकि बिजनेस जो है काउंसिल का अच्छे से चल सके, प्रॉफिटेबल हो सके। उसके बाद इसने एक एक्ट के थ्रू, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जो कि पहला काउंसिल एक्ट है, उसने पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आया। और ये पोर्टफोलियो सिस्टम लाता लॉर्ड कैनिंग, जो कि आए थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, पहले वॉइसरॉय बने थे। 1859 में आया है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। क्या होता है ये पोर्टफोलियो सिस्टम? ये पोर्टफोलियो सिस्टम मेनली जो है ना, वॉइसरॉय को ये पावर दे दिया था, ये इंचार्ज मिल गया था कि वो 1-2 डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, उनको ऑथराइज कर देता है कि फाइनल ऑर्डर्स आप उन पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट के मैटर में होगा आप खुद इशू करोगे। यानी कि हर एक मेंबर को उसने पोर्टफोलियो बोला अपने डिपार्टमेंट का खुद देखो, ठीक है। ये होता है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कि लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे 1859 में। और इसी के थ्रू इस काउंसिल एक्ट, जो पहला काउंसिल एक्ट था ऑफ 1861, उसने वॉइसरॉय को बोला कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो, बट उसकी लाइफ केवल 6 महीने रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस इशू होगा ना, वो विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, मतलब उनसे एग्री नहीं करवाना है, ठीक है। वॉइसरॉय को बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए ताकि वो काउंसिल के डिसीजन को ओवर रूल कर सकें, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कैलकाटा को एक्सटेंसिव पावर दे दी गई ताकि वो लॉ पास कर सके फॉर द होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्ट टोटली क्लियर हो चुका हो।
ये एक्ट है, एक्ट में कोई चेंज नहीं हो सकते, तो एज़ इट इज़ इस वीडियो के थ्रू मेमोराइज़ करेंगे और इसको बार बार रिवीजन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने टाइम को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना है, तो जब सेकंड टाइम आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो वीडियो को स्पीड में कर लेंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट कि विदिन 24 आवर्स में रिवाइज़ करें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए, ये फैक्ट है, ये आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद 7 डेज़ के अंदर और 15 डेज़ के अंदर रिवाइज़ करेंगे, ये सेट हो जाएगा और आप डेफिनेटली हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आइदर ये एमसीक्यू हो या डिटेल आंसर हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक बटन दबाएंगे और हमें मोटिवेट करेंगे, ऐसे हमें तो पता चले कि आप सुन रहे हो तो आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है। और कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे ताकि हम फ्यूचर वीडियोस पे आपके जो सजेशंस हैं उन पे काम करें और उनको लेकर आए, अगर ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी फिजिबल हो तो, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट वर्क है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम कई सालों से स्टूडेंट को गाइड करते हैं। पहले ऑफलाइन था और अब हम न्यूली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। एज आई एम सेइंग अगेन, इट्स अ नॉन प्रॉफिट, सो वी आर वर्किंग सोली फॉर शेयरिंग अ क्वालिटी नॉलेज। तो आपका सपोर्ट यही होगा कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी आप रिव्यू करें, पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें, और नहीं पसंद आ रहा है ना तो भी आप रिव्यू दें, पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं आपको क्या कमी लग रही है और हम ताकि उस पर और एनालिसिस करके नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ लेकर आएँ। सो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।